बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। अजीज तलबा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुरीद पूर का पीर। जैसे स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा है, और इसके मुसन्निफ या राइटर है पितरस बुखारी। इसमें उन्होंने क्या किया है और क्या कुछ हम पढ़ेंगे, इसकी क्या तरीक़ेकार है, क्या क्यों उन्होंने ये खाका लिखा है। बेसिकली ये खाका है, और ये खाका है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें हमने पढ़ना क्या है। खाका नवीसी की तारीफ है, वो हम पहले एक वसीयत की तामील में भी हम पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ हम उसको दोबारा रिवाइज करेंगे कि खाका नवीसी क्या चीज है। मुसन्निफ का तारुफ हम पढ़ेंगे मुख्तसरन, और फिर सफा नंबर 155 से लेकर 160 तक हम उसकी रीडिंग करेंगे, बुलंदख्वानी करेंगे, और अल्फाज माने और पैराग्राफ की थोड़ी बहुत वजाहत की जाएगी आपके साथ। तो आप लोगों ने गौर से सुनना है और देखना भी है, और साथ साथ अगर आपके पास किताब पढ़े सामने है तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले मुसन्निफ के बारे में हम देखते हैं कि वो कौन थे, और उन्होंने सबसे पहले खाका नवीसी की तारीफ करते हैं। जैसे आप लोगों को नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे भी कि खाका नवीसी क्या है। खाका नवीसी के लुग़वी माने है ढांचा बनाना या मुसव्वदा तैयार करना, अदबी नुक्ता नजर से किसी शख्सियत की हूबहू अक्कासी करना। खाका नवीसी या शख्सी खाका उसको कहते हैं। यानी हमने पिछले सबक में भी ये पढ़ा था कि किसी शख्सियत की ज़ाहिरी और बातिनी तस्वीर कशी करना, उसको लफ्जों में पेश करना कि वो ज़ाहिरी तौर पर कैसे थे और अंदर की उसकी क्या हालत थी, किस तरीके से थे। तो डिफिनीशन में भी यही लिखा हुआ है कि खाका नगीरी एक जीती जागती हकीकी शख्सियत की दिलचस्प पैराए में तस्वीर कशी की जाती है। यानी बेहतरीन अल्फाज उसका इंतखाब किया जाता है, और उसको एक बेहतर तरीके से दूसरे लोगों को सामने लाने की कोशिश की जाती है। मुख्तसरन अगर हम देख ले तो शख्सी खाका जो है किसी शख्सियत का मारूजी मुतालिहा या मुख्तसरन मुताले को भी खाका कहते हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि आज की जो शख्सियत है जो खाका लिख रहे हैं, उन्होंने खुद पे ही खाका लिखा है। इसको आप बीती भी कह सकते हैं, उसको सवाने हयात भी उसकी कह सकते हैं, कि वो अपने एक आबाई इलाके का जिक्र वो कर रहे हैं जहाँ पे वो कभी दोबारा नहीं गए। वो तो मैं मरकजी ख्याल में आप लोगों को बताऊंगा कि वो क्या कुछ करते थे और कैसे करते थे, लेकिन अभी फिलहाल अगर देख ले तो आपको उस शख्सियत की तस्वीर और उसका मुख्तसरन जो पैदाइश की जगह है, जो वो कुछ है, तो वो भी आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ। इसका असल नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी। असल नाम सैयद अहमद शाह बुखारी है, जो कि 1 अक्टूबर 1998 को पिशावर में पैदा हुए, यानी पाकिस्तान में वो पैदा हुए थे, जो मौजूदा पाकिस्तान है। 1898 है, तो यानी हम कह सकते हैं कि उस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान या सब कॉन्टिनेंट में वो पैदा हुए थे, इसीलिए उन्होंने मौजूदा पाकिस्तान लिखा हुआ है। और वफात है 5 दिसंबर 1958 न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका की एक स्टेट है, एक रियासत या एक शहर है, वहां पे है। और उसका कबर या उसका जो आखिरी आरामगाह है वो भी है उसमें अमेरिका में। उसका कलमी नाम जो वो इस्तेमाल करते थे वो पितरस है, जैसे आप लोग अपनी किताब में देख रहे हैं कि पितरस बुखारी। पेशे के हवाले से वो मुसन्निफ भी थे, शायर भी थे, उस्ताद भी थे, सफारतकार भी थे, और हम कह सकते हैं कि वो ये सारा कुछ उन्होंने किया। नस्ल उसका सैयद या शाह का नस्ल था, और तालीम उन्होंने हासिल की एमए अंग्रेजी, यानी मास्टर उन्होंने किया था इंग्लिश में। तो आगे उसकी तारीफ में भी तो बड़ा थोड़ा बहुत आ रहा है। मादरी इल्मी यानी इल्म उन्होंने किस कॉलेज से हासिल किया था? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने एमए किया, और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने आला तालीम के लिए वो वहां चले गए थे। और नुमाया काम फितरस के मज़ामीन, यानी उसका एक छोटा सा मजमूए कलाम है जो तसानीफ है फितरस के मज़ामीन के नाम से, वो भी उन्होंने लिखा, और उसको एक बड़ा एजाज भी मिला है हिलाले इम्तियाज के नाम से, तो वो भी उसको मिला है। तो ये तो मुख्तसरन उसकी हालाती जिंदगी के हवाले से है। अभी अगर आप देख ले स्क्रीन पे तो पितरस बुखारी की अदबी खिदमात क्या है और किस तरीके से उन्होंने अदब की खिदमत की, आप अपनी किताब के सफा नंबर 154 पे भी देख सकते हैं। वहां भी आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी। मुख्तसरन मैंने कोशिश की है कि उसको कम से कम में लिखूं, ताकि आप लोगों के लिए बाद में आसानी हो। वालिद साहब ने 1914 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला दिलवा दिया, और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ही से अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया।
आला तालीम के लिए जैसे पहले बताया इंग्लैंड चले गए और वापस आकर दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते रहे, यानी उस्ताद बन गए थे और तरक्की करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है ना मंदूब, मंदूब का मतलब होता है सफ़ीर, जो सफारतकार होते हैं। पितरस अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और अंग्रेजी में इतनी काबिलियत थी कि उन्होंने अमेरिका की जामियात में अंग्रेजी पढ़ाई और वहीं 5 दिसंबर 1958 को वफ़ात पाई और अमेरिका ही में दफन हुए। यानी ये तो उस मुख्तसरन उसकी तालीम और उसकी पैदाइश और वफ़ात के हवाले से बात हुई। अब देखते हैं कि उसकी अदबी खिदमात क्या है। पितरस बुखारी की एक मुख्तसर किताब है पितरस के मज़ामीन के नाम से, उन्हें वो शोहरत अता की कि वो तारीख में हमेशा के लिए, हमेशा के लिए ज़िंदा जावेद हो गए। उनकी तहरीरें, उनकी शगुफ्ता शख्सियत यानी खूबसूरत और वसी मुतालिया और आलमी अदब की शनासाई की अक्कास है। शनासाई कहते हैं पहचान को। ज़िंदगी से मज़ाक के पहलू पैदा करना उनके लिए मामूल की बात है। यानी तंज़ और मज़ाक पैदा करते हैं, मामूली बात पे तंज़ करते हैं सॉरी मज़ाक करते हैं। पितरस अपने मखसूस मज़ाहिया से मज़ाहिस को मुतहर्रिक करते चाहते हैं, जो लोगों की मखसूस हिस्स होती है हँसाने वाली, तो वो लोगों को मतलब इस तरीके से बात कर देते हैं कि लोग उसकी तहरीर को पढ़ के ही मुस्कुराते हैं। तसानीफ उसके है फितरस के मज़ामीन उसके हवाले से कुलियात फितरस नसर के हवाले से ये भी उसका एक मजमुआ है और फितरस के मज़ामीन भी उसका एक मजमुआ है। आगे चलते हैं तो सबक का मरकज़ी ख़्याल है। मरकज़ी ख़्याल में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, यानी इस सबक में उन्होंने हमें क्या बताने की कोशिश की है, वो मुख्तसरन आपको यहाँ बता दूँ कि उन्होंने क्या कुछ किया है। यानी फितरस बुखारी या खाका नवीस ने तंजिया और मज़ाहिया अंदाज अपनाते हुए अलामती तौर पर अपना एक फर्जी खाका तहरीर किया है। यानी हम कह सकते हैं कि ये किसी शख्सियत के बारे में नहीं बल्कि उन्होंने अपने बारे में लिखा है और ये एक फर्जी खाका है। यानी उसका मतलब कोई और हो सकता है और नाम उन्होंने अपना लिया है कि मैं ऐसे करता हूँ। वो जब आप अफसाना सॉरी खाका पढ़ेंगे उस हवाले से कि उन्होंने किस पे किया है तो आप लोगों के ज़हन में बैठ जाएगा कि उन्होंने उस वक़्त के किन-किन लोगों की तरफ इशारा किया है। कनवीस ने इस हाके में अपना मजाक उड़ाया है। अपना मजाक भी कोई उड़ाते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई मैं तकरीर करने का क्या होता था और किस तरीके से है, उन्होंने पूरी कहानी बताई है, तो आप आगे पढ़ेंगे। वो हादसारी तौर पर लीडर बन जाते हैं। लीडर बन जाते हैं या लीडर बना होता है या लीडर कैसे बनते हैं, लीडर को पता नहीं होता कि मैं लीडर हूँ भी या नहीं, लीडर किसे कहते हैं, तो उस हवाले से उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है। कनवीस ने क़याम पाकिस्तान से पहले यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक थे सब कॉन्टिनेंट, सियासी रहनुमाओं और सियासत के मसाइल को भी पेश किया है कि सियासी रहनुमा किस तरीके से तकारीर करते थे और कितनी घबराहट होती थी और सियासत में क्या कुछ मसाइल थे। आजकल की ज़िंदगी से भी आप लोग उसको ले सकते हैं कि आया आजकल भी यही मसाइल है या नहीं, जब आप उस खाके को पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 155 पे है, लेकिन पहले मैं उनका थोड़ा-सा मरकज़ी ख़्याल या मुख्तसरन खुलासा आप लोगों को बता दूँ कि उन्होंने इस मज़मून में कहा क्या है। तो अज़ीज़ तलबा आप गौर से सुनें, ये एक थीम है, एक बैकग्राउंड है कि इसमें क्या कुछ होने वाला है। मुरीदपुर का पीर, जो कि इस सबक का नाम है, फितरस बुखारी के मज़ामीन के मजमूए मज़ामीन फितरस से लिया गया है। यानी मज़ामीन फितरस जो उसकी किताब है, उससे उन्होंने इसको लिया है। तंज़ व मज़ाह पर मबनी इस फर्जी मज़मून में फितरस बुखारी ने वाक़ियात और मुशाहिदात से मज़ाह पैदा किया है। यानी उनकी तहरीरें है ही इसी तरीके से कि वो मज़ाक या मज़ाक हम कह सकते हैं कि वो पैदा करते हैं छोटी-छोटी चीज़ों से, और इसलिए उन्होंने अपनी ज़ात को पेश किया है। यानी अपनी ज़ात में मज़ाक पैदा करने की कोशिश उन्होंने की है और मज़ारिकारी में यही उनका ख़ासा या ख़ासियत है। तमहीद कैसे बाँधते हैं, आगाज़ उसका कैसे करते हैं और क्या कुछ होता है? अक्सर उससे लोग ये सवाल करते थे कि आप अपने इलाके नहीं जाते, आप अपने आबाई घर नहीं जाते, आप उधर क्यों नहीं जाते, उसकी क्या वजह है? तो बहुत ज़्यादा तंग आने के बाद उन्होंने कहा कि आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं मुरीदपुर क्यों नहीं जाता, ना जाने की वजह क्या है? वो इस खाके में आपको बताएँगे। मुख्तसरन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो जहाँ पे रह रहे थे पितरस बुखारी, तो वहाँ पे कांग्रेस का सालाना इजलास मुनक्किद हो रहा था। तो जैसे ही ये इजलास में जाते थे, तो इजलास में जो बड़े-बड़े उर्दू अदब के लोग थे, वो तकरीरें करते थे। तो तकरीरें करते-करते ये अपने पास जो मटेरियल है, जो मवाद है, वो नोट करते थे कि ये वो क्या कह रहे हैं, और वही चीज़ें अपने भतीजे को
ये जो उसका भतीजा था मुरीदपुर में रहता था, तो वो उसको भेजते थे। जो उसका भतीजा पतरस बुखारी की जो लिखाई है, जो चीजें हैं, वो बहुत अदब के साथ, बहुत इज्जत के साथ वो खुद भी पढ़ते थे, बल्कि दूसरे लोगों को भी पढ़वाते थे, और जो मकामी अखबार था उसमें भी उसको शाया करते थे। तो वहां के लोग यानी मुरीदपुर के लोग ये समझ रहे थे कि पतरस बुखारी मज़ामीन खुद लिख के अपने भतीजे को भेज रहे हैं, जिससे मुरीदपुर के लोगों में पतरस बुखारी बहुत मशहूर हो गए, बहुत शोहरत उन्होंने हासिल की, और उन्होंने ये कहा कि ये तो बहुत बड़े लीडर है, जबकि उसको कुछ नहीं आता था। पतरस बुखारी को पता ही नहीं था कि मैं लीडर बन गया हूँ कि नहीं। तो तमहीद की पहले मैं बात करूं, फिर आगे हम देखते हैं कि क्या कुछ करते हैं। तमहीद बांधने के बाद वो मुरीदपुर में अपने साथ पेश आने वाले वाक़ये को उन्होंने लिखा है, और तमहीद यानी वाक़ये का आगाज़ कुछ इस तरह करते हैं, जैसे मैंने बता दिया कि वो मुरीदपुर क्यों नहीं जाते और उस ना जाने की वजह क्या है। या तो उस पर कुछ करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं, या वालिदैन ने नाफरमानी की वजह से उसको हमेशा के लिए खुद से अलग कर दिया है, या इस तरह की कोई बात है। तो वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। किस्सा वो शुरू करेंगे अपने भतीजे से, अपने भतीजे से किस्सा शुरू करके फिर आगे वो जाएंगे कि मैं किस तरीके से लीडर बन गया। और फिर मुरीदपुर में एक जलसा मुनक्किद होता है, जिसमें पतरस बुखारी को तकरीर करने के लिए इनवाइट किया जाता है। उनको बताया जाता है कि आपने तलबा से तकरीर करनी है। स्टूडेंट्स, बहुत मुश्किल काम होता है स्टूडेंट को पेश करना, और आप देख सकते हैं कि किसी डाइस पे आके जब बंदा खड़ा होता है तो कितने हाथ पांव कांपने लगते हैं, और सामने वाले की कितना प्रेशर होता है, वो भी आप इस मजमून में देखेंगे कि उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ वो किया हुआ है। पहले वो कोशिश करते हैं कि मैंने पहले क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है, फिर मतलब एक मजमून तैयार कर लेते हैं, रटे रटाए लगा लेते हैं, कागजें अपनी जेब में रख लेते हैं, और बहुत इस्तिकबाल के साथ मुरीदपुर चले जाते हैं। जलसे का वक़्त आता है, तकरीर का वक़्त आन पहुँचता है, मैं आगे नहीं बताऊँगा, फिर सबक की वो दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। तो वो चीज़ें भी आ जाती है सामने। तो इस तरीके से वो वहाँ से भाग जाते हैं, या वहाँ से उनको भगाया जाता है, या वहाँ से वो आ जाते हैं, या क्या कुछ होता है, वो जब आप इंशाअल्लाह ये सबक पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। ठीक है? तो अब हम सबक की उसकी तरफ आते हैं। सफ़ा नंबर 155 की तरफ हम उसकी बलंखानी शुरू करते हैं कि क्या है मुसन्निफ, क्यों उसका ज़िक्र कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देख लें तो मैंने मेहनत तो आप नहीं कह सकते, लेकिन मेरा काम आप देख सकते हैं कि मैंने कितना काम किया हुआ है। एक-एक पेज यानी सफ़ा नंबर 155 है, तो आप स्क्रीन पे देख लें कि मैंने सफ़ा नंबर 155 लिखा है, और उसके अल्फाज माने भी मैंने, जो मुझे इस पेज में मुश्किल लग रहे थे। बाकी अगर आपको कुछ लग रहे हैं तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे जो मुश्किल लग रहे थे, तो वो मैंने आपके सामने ही वो लिखे हुए हैं, लिहाजा सबक पढ़ते हुए आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो हम सबक का आगाज करते हैं, क्योंकि बेटा टाइम पर हमारे पास बहुत कम होगा, और हमने तकरीबन 4 से 5 पेजेस पढ़ने हैं। और मैं दोबारा बता दूं कि अगर आप लोग वो होते हैं, डिस्कनेक्ट होते हैं, तो आपने दोबारा उसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है? तो हम आगाज करते हैं अपने सबक का। सफ़ा नंबर 155। अक्सर लोगों को इस बात का ताज्जुब होता है, हैरानगी, कि मैं अपने वतन का ज़िक्र कभी नहीं करता। बात इस बात पर भी हैरान है कि मैं अब कभी अपने वतन को नहीं जाता। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि मैं अपने वतन नहीं जाता, मुसन्निफ कह रहा है, या अपने वतन का ज़िक्र नहीं करता, उसकी क्या वजह है? तो वो बताएँगे आपको कि उसकी वजह ये है। आज वो वजह आपको बताएँगे। जब कभी लोग मुझसे इसकी वजह पूछते हैं, तो मैं हमेशा बात को टाल देता हूँ, यानी बात बदल देता हूँ। इस इससे लोगों को तरह-तरह के शुबहात होने लगते हैं। शुबहात कहते हैं, शुबह की जमा है, शक को कहते हैं। यानी शक हो जाता है कि क्यों नहीं जाता? कोई कहता है वहाँ उस पर एक मुकदमा बन गया था, इसकी वजह से रूपोश है। रूपोश कहते हैं चुप जाना, चुप गया है वो। कोई कहता है वहाँ कहीं मुलाजिम था, गबन का इल्ज़ाम लगा। गबन कहते हैं करप्शन को, धोखे को भी आप कह सकते हैं। हिजरत करते ही बनी, यानी जितने मुँह उतनी बातें, उसी तरीके से लोग कहते हैं। कोई कहता है वालिद उसकी बदउनवानियों की वजह से घर में नहीं घुसने देते। बदउनवानी कहते हैं नाफरमानी को। यानी बदउनवानी को यहाँ आप करप्शन वगैरह भी कह सकते हैं। बदउनवानियाँ उन्होंने की, अर्ज़ ये कि जितने मुँह उतनी बातें। आज मैं इस बात को गलतफ़हमियों का इज़ाला करने वाला हूँ। इज़ाला कहते हैं दूर करना, यानी जितने भी दूसरों की गलतफ़हमियाँ हैं ज़हन में, मैं उसको दूर करने वाला हूँ। खुदा आप पढ़ने वालों को इंसाफ की तौफ़ीक दे।
قصہ شروع کرتے ہیں بیٹا یہاں سے. قصہ میرے بھتیجے سے شروع ہوتا ہے. میرا بھتیجا دیکھنے میں عام بھتیجوں سے مختلف نہیں. میری تمام خوبیاں اس میں موجود ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ خون کا وہ ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے، تو عادات اور طور طریقے سیم تقریباً ہوتے ہیں، تو اس کی بات وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ نئی پوت سے تعلق رکھنے کے بعد، پوت نسل کو کہتے ہیں کہ باہر اس میں بعض فالتو اوصاف نظر آتے ہیں، یعنی ایکسٹرا خوبیاں، فالتو اوصاف. لیکن ایک صفت تو اس میں ایسی ہے کہ آج تک ہمارے خاندان میں اس شدت کے ساتھ کبھی رونما نہیں ہوئی تھی. یعنی ایک خوبی ہے، وہ کہہ رہے کہ ہمارے خاندان میں اس طرح کی خوبی وہ کسی میں نہیں تھی، وہ اس میں بہت زیادہ ہے. دیکھتے ہیں کہ کس خوبی کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہ بڑوں کی عزت کرتا ہے، اور میں تو اس کے نزدیک بس علم و فن کا ایک دیوتا ہوں. سلیم آپ کیمرہ بند کرے بیٹا. سلیم گیم بند کرے. دیوتا کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا بزرگ لیڈر، بہت عزت اور عقیدت والا. یہ خبت اس کے دماغ میں کیوں سمایا ہے؟ خبت پاگل پن، دیوانہ پن، عادت بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ میں یہی بتا سکتا ہوں کہ نہایت اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانوں میں کبھی کبھی بھی ایسے دیکھنے میں آ جاتا ہے. میں شائستہ سے شائستہ دوزمانوں کے فرزندوں، دوزمان یعنی خاندانوں کے، دوزمان خاندان کو کہتے ہیں، فرزند بیٹوں کو کہتے ہیں. بعض وقت بزرگوں کا اس قدر احترام کرتے دیکھا کہ اس پر نیچ ذات کا دھوکا ہونے لگتا ہے. بیٹا ایک بات انہوں نے یہاں بتائی ہے، نیچ ذات کا دھوکا. مصنف یہاں طنزیہ فقرہ لکھ رہا ہے، طنز کر رہا ہے اپنے بتیجے پہ کہ اتنا خدمت گزار ہے کہ بعض اوقات اس پر نیچ ذات کا گمان ہوتا ہے. لہٰذا یہ انہوں نے اس وقت کے ہندو خاندان جو کہ شودر ہے، جو انتہائی نیچ ذات وہ تصور کیے جاتے ہیں، شاید اب بھی ہو شودر، تو جو کہ ساری عمر دوسروں کی ذاتوں کی خدمت کرتے ہیں یا خدمت کرتے تھے، تو اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ نیچ ذات سے وہ گمان ہونے اس پہ لگتا ہے کہ یہ شاید کسی نیچ ذات سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے دوسروں کو اتنی رسپیکٹ دیتا ہے. اب کانگریس کے جلسے کی بات کریں گے آگے. ایک سال میں کانگریس کے جلسے میں چلا گیا، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کانگریس کا جلسہ میرے پاس چلا آیا. یعنی جس شہر میں وہ رہ رہے تھے اس شہر میں ہی کانگریس کا جلسہ ہو رہا تھا. مطلب یہ کہ میں جس شہر میں موجود تھا وہی کانگریس والوں نے اپنا سالانہ اجلاس منعقد کرنے کی ٹھان لی کا مطلب ہے ارادہ کر دینا. صفحہ نمبر 156 پہ اب چلے جائیں. میں پہلے بھی اکثر جگہ اعلان کر چکا ہوں اور اب بھی بانگ دہل یعنی واضح طور پر بلند آواز سے یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اس میں میرا ذرا بھی قصور نہ تھا. یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں بلوایا کہ آپ کسی شہر میں جلسہ کرے، بلکہ وہ خود ہی اس شہر میں آئے تھے جہاں پہ میں موجود تھا. بعض لوگوں کو یہ شک ہے کہ میں نے وہاں اپنی تسکین نخوت کے لیے، تسکین نخوت یعنی دل کی تسلی کے لیے، اسکرین پہ بھی آپ کو الفاظ معنی نظر آ رہے ہوں گے، کانگریس کا جلسہ اپنے پاس ہی کرا لیا. لیکن یہ محض حاسد کہتے ہیں حسد کرنے والے جو ہوتے کی بدنیت یہ ہے. بانڈوں کو میں نے اکثر شہر میں بلوایا ہے. پانڈے کہتے ہیں ناچنے گانے والے، بانڈ. دو ایک مرتبہ بعض ٹیٹروں کو بھی دعوت دی ہے، لیکن کانگریس کے مقابلے میں میرا رویہ ہمیشہ ایک گمنام شہری کا سا رہا ہے. یعنی جس طریقے سے باقی شہری ہوتے ہیں اسی طریقے سے میری حیثیت بھی ہے. مصنف کہہ رہا ہے بس اس سے زیادہ میں اس موضوع پر کچھ نہ کہوں گا. وہ کہہ رہے کہ میں نے ان کو نہیں بلوایا، بلکہ وہ خود ہی اپنا سالانہ اجلاس ادھر ہی منعقد کر رہے تھے. جب کانگریس کا سالانہ جلسہ بغل میں ہو رہا تھا، یعنی ساتھ ہی یا پاس ہی، تو کون ایسا متقی ہوگا یا پرہیزگار کہ وہاں جانے سے گریز کرے، کہ وہاں نہ جائے. زمانہ بھی تعطیلات اور فرصت کا تھا، یعنی چھٹیاں بھی تھی اور یہ فارغ بھی تھا. مصنف اپنی بات کر رہا ہے. چنانچہ میں نے مشغلہ بیکاری کے طور پر، مشغلہ بیکاری یعنی فرصت کا مشغلہ یا وہ فارغ تھا، اس جلسے کو ایک ایک تقریر سنی. دن بھر تو جلسے میں رہتا، رات کو گھر آ کر اس کے مختصر سے حالات اپنے بھتیجے کو لکھ بھیجتا تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے. یہ پہلے بھی مختصر میں نے آپ کو بتا دیا کہ جلسے میں جو کچھ ہوتا تھا مصنف اس کو نوٹ کرتے تھے، خود نہیں لکھتے تھے بلکہ جلسے والی چیزیں نوٹ کر کے لکھ کے پھر اپنے بھتیجوں کو اس لیے بھیجتے تھے تاکہ سند یعنی ثبوت رہے، اور جب اس کی ضرورت پڑے تو وہ اس ضرورت کے وقت کام آئے. آگے دیکھتے ہیں بیٹا. بعد کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بھتیجے صاحب میرے ہر خط کو بے حد ادب اور احترام کے ساتھ کھولتے، بلکہ بعض باتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس افتتاحی تقریب سے پیشتر وہ باقاعدہ وضو بھی کر لیتے تھے. یہ بھی ایک مزاح انہوں نے پیدا کی ہے، یعنی عزت اور احترام کے لیے. خط کو خود پڑھتے، پھر دوسروں کو، دوستوں کو سناتے، پھر اخباروں سے ایجنٹ کی دکان پر مقامی لال بجکڑوں کے حلقے میں، لال بجکڑے کہتے ہیں حد درجہ بے وقوف، لال بجکڑے کے حلقے میں یا اس کے گروپ میں یا اس کی گپ شپ میں
खूब बढ़ा चढ़ा कर दोहराते, यानी वहां पर बैठते, इकट्ठे बैठ जाते और फिर उन खतूत को दोहराते थे। फिर मकामी अखबार के लिए बेहद मकामी एडिटर के हवाले कर देते जो उनको बड़े एहतमाम के साथ छाप देता। मैंने अखबार में भी जो मकामी अखबार है वहां पर छाप देता। उस अखबार का नाम है मुरीदपुर गजट। स्टूडेंट्स, ये नाम आप लोगों ने याद रखना है कि मुरीदपुर का गजट, ये एमसीक्यूज में कभी कभार पूछा जाता है कि उसके तकारीर जो है वो किस अखबार में शाया होते थे। तो मुरीदपुर का गजट, ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि लीडरी या लीडर बनना, पतरस बुखारी लीडर बनते हैं वो इसी चीज से, क्योंकि मकामी अखबार है और अखबार चूंकि हर जगह पे जाता है, तो जब मज़ामीन लोग शौक से पढ़ते थे तो उन्होंने कहा है कि मुरीदपुर के गजट से ही मेरी शोहरत हुई और उससे मैं लीडर बन गया। उसका मुकम्मल फाइल किसी के पास मौजूद नहीं, 2 महीने तक जारी रहा, फिर बाद माली मुश्किलात की वजह से बंद हो गया। यानी 2 महीने तक चला है वो अखबार, फिर बंद हो गया। एडिटर साहब का हुलिया हस्ब ज़ैल है, यानी वो उस पे भी तंज कर रहे हैं, वो उस हवाले से भी मज़ाक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका हुलिया कैसा था। रंग गंदमी, गुफ्तगू फलसफियाना शक्ल से चोर मालूम होते हैं। किसी साहब को उनका पता हो तो मुरीदपुर की खिलाफत कमेटी को इत्तला पहुंचा दे और अंदलाह महजूर, यानी अल्लाह के यहाँ अजर पाए। नीज कोई साहब उसको हरगिज हरगिज कोई चंदा ना दे, वरना खिलाफत कमेटी जिम्मेदार ना होगी। यानी वो कह रहे हैं कि अपने अखबार के लिए वो चंदा जमा करने निकले होंगे, ये उस पे वो मजाक पैदा करने की, या हम कह सकते हैं कि तंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसन्निफ ने कहा है कि अब उसका अखबार तो चला नहीं है, अब जाहिर जाहिर है कि वो चंदे ही कलेक्ट करेगा। ये भी सुनने में आया कि उस अखबार ने मेरे उन खतूत को के बल पर एक कांग्रेस नंबर भी निकाल मारा, जो इतनी बड़ी तादाद में छपा कि उसके औराक अब तक बाज पिंसारियों की दुकानों पर नजर आते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि मेरी जो तहरीरें थी, मैंने जो कुछ भेजा था, तो उसकी वजह से उनको हम कांग्रेस नंबर का मतलब यहाँ रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं कि वो बाकायदा तौर पर वो अखबार कुछ वक्त के लिए रजिस्टर्ड हो गया था और बहुत ज्यादा उसके पेजेस जो है, औराक जो है, वर्क की जमा है, वो उन्होंने उसको निकाल दिया था, जिससे वो कह रहे हैं कि बाज़ पिंसारियों की दुकानों में अब भी उसके कुछ सफ़ात उस अखबार के वो मौजूद होंगे। अच्छा, सफ़ा नंबर 157 आगे चले। बहरहाल मुरीदपुर के बच्चे-बच्चे ने मेरी काबिलियत इंशा पर्दाज़ी, यानी मज़मून निखारी, सही दिमागी यानी अकल, और जोश कौमी लिखा हुआ है, जोश कौमी यानी कौमी जोश, यानी किस तरीके से वतन से मोहब्बत भी हम कह सकते हैं, की दाद दी। शाबाश! मेरी इजाजत और मेरे इल्म के बगैर मुझको मुरीदपुर का कौमी लीडर करार दिया गया। ये वो मेन बात है जिससे उन्होंने कहा है कि मुरीदपुर का लीडर मैं इसी चीज से बना। याद रखना है बेटा, दिलचस्पी मजमून में वहां पैदा होगी जब ये तकरीर की तैयारी करेंगे, जब ये जब ये इनवाइट होंगे ना उधर उसके लिए, जलसे के लिए मुरीदपुर, फिर वो मजमून की तकरीर की तैयारी करेंगे, तो वहां पे आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा। अब लीडर तो बन गए हैं। एक दो शायरों ने मुझ पर नज़में भी लिखी जो वक्तन फक्तन मुरीदपुर गजट में छपती रही। अब देखते हैं कि मुसन्निफ लीडर तो बन गया है, उसको पता भी नहीं है मैं लीडर बन गया हूँ। जब पता चलता है तो क्या सोचता है? मैं अपनी इस इज्जत अफ़ज़ाई से महज़ बेखबर था। सच है, खुदा जिसको चाहता है इज्जत बख्शता है। मुझे मालूम न था कि मैंने इस अपने भतीजे को महज़ चंद खतूत लिखकर अपने हमवतनों के दिल में इस कदर घर कर लिया है। घर कर देना, या मैंने इतनी इज्जत हासिल कर ली है, या इतने मैं मशहूर हो गया। और किसी को क्या मालूम है कि ये मामूली सा इंसान जो हर रोज चुपचाप सर नीचा किए बाजारों में से गुजर जाता है, मुरीदपुर में पूजा जाता है। पूजे जाने का मतलब यहाँ उसकी इज्जत की जाती है, उसको इज्जत की नजर से देखा जाता है। अच्छा, मैं वो खतूत लिखने के बाद कांग्रेस और उसके तमाम मुतालिकात को कतन यानी बिल्कुल फरामोश कर चुका था। फरामोश कर देना यानी भूल चुका था मैं। मुरीदपुर गजट का मैं भी खरीदार ना था। भतीजे ने मेरी बुजुर्गी के रौब की वजह से भी बरसबीले तस्किरा यानी बातों बातों में, बरसबीले तस्किरा का मतलब है बातों बातों में जिक्र भी कभी नहीं किया। इतना भी ना लिख भेजा कि आप लीडर हो गए। वो कह रहे कि मैं अखबार नहीं लेता था, मुझे पता नहीं था। भतीजे ने भी बातों बातों में बताया नहीं कि आप तो बड़े लीडर बन गए, लोग आपको बहुत चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे यूं कहता, तो बरसों तक उसकी बात मेरी समझ में ना आती। बहरहाल मुझे कुछ तो मालूम होता कि मैं तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुंच चुका हूँ। बेखबर है, किसी चीज की खबर ही नहीं है, कोई अ, उसको मालूम ही नहीं है मैं लीडर बन गया हूँ। देखते हैं कि आगे उसके साथ क्या होता है। कुछ अरसे बाद खून की खराबी की वजह से मुल्क में जा बजा जलसे निकल आए। खून की खराबी यानी हालात खराब हो जाना या जोश हो जाना, या हम कह सकते हैं कि जलसे लोग क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, तो उस वक्त भी
उस जमाने की बात कर रहे हैं कि जलसे जुलूस हो रहे थे, जिसको एक मर्सी सॉरी जिस किसी को एक मेज, एक कुर्सी और गुलदान मुयस्सर आया, उसने जलसे का ऐलान कर दिया। यानी उस वक़्त भी मुख्तलिफ पार्टियों पे भी वो तंज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ छोटी-छोटी सियासी जमातों पर या सियासी लीडरों पे भी वो तंज़ कर सकते हैं कि कोई उसको चाहता नहीं है, कोई ये नहीं चाहता कि वो लीडर बन जाए, लेकिन एक मेज, एक कुर्सी और एक गुलदान और जलसे का ऐलान कर दिया। जैसे कि इस मौसम में एक दिन मुरबूर की अंजुमन नौजवानान हिंद, ये नाम भी याद रखें, अंजुमन नौजवानान हिंद ने उनको इनवाइट किया। एक जमात है, एक अंजुमन है, हिंदुस्तान के नौजवानों की तरफ से मेरे नाम इस मजमून का एक खत मौसूल हुआ कि आपके शहर के लोग आपकी दीदार के मुंतजिर है। यानी ये उस खत में लिखा हुआ है। दीदार कहते हैं देखने को और मुंतजिर कहते हैं इंतजार में। हर के दमा आपकी रोए अनवर को, या रोए अनवर यानी रोशन चेहरा, हर दमा या हर लम्हा, छोटा बड़ा, हर के दमा यानी छोटा बड़ा आपके रोशन चेहरे को देखने और आपके पाकीज़ा ख़यालात से मुस्तफ़ीद या फ़ायदा हासिल होने के लिए बेताब है। माना मुल्क माना मुल्क भर को आपकी ज़ात बाबरकत की अज़हद ज़रूरत है, लेकिन वतन का हक सबसे ज़्यादा है, क्योंकि खारे वतन अस्सुंबल रेहान खोशतर। नीचे अगर आप लोग देख ले तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया है रेड लिकाई से। फारसी का मिसरा है जिसका मतलब है कि वतन के कांटे भी सुंबल और रेहान से अच्छे लगते हैं। सुंबल और रेहान ये खुशबूदार पौधे हैं या फूल भी आप कह सकते हैं। इसी तरह की 3-4 बराहीन कता के बाद मुझसे ये दरख्वास्त की गई। बराहीन कता यानी खतूत, 3-4 खतूत उसको पहुंच गए थे। बराहीन कता काते जो है ये गालिब के खतूत का एक मजमुआ है, इसीलिए उन्होंने यहाँ खतूत की तरफ इशारा किया है कि आप यहाँ आकर लोगों को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तलकीन करें। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, मुत्तहिद हो जाए। इस टॉपिक पे मुसन्निफ ने एक तकरीर लिखनी है, तैयार करनी है। देखते हैं कि वो क्या करेंगे। इसको भी आप हाईलाइट करें या अंडरलाइन करें, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पे उन्होंने तकरीर करनी है। खत पढ़कर मेरी हैरत की कोई इंतहा ना रही, लेकिन जब ठंडे दिल से इस बात पर गौर किया तो रफ्ता 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 बाशिंदगान मुरीदपुर की मुर्दम शनासी का कायल हो गया। बाशिंदगान मुरीदपुर यानी बाशिंदगान कहते हैं रहने वाले, और मुर्दम शनासी कहते हैं सोचो विचार को, अकल को, कि मैं उसको रहने वाले जो मुरीदपुर के रहने वाले हैं वो कितने मुर्दम शनास है, वो बंदे की पहचान किस तरीके से करते हैं। तो मुझे पता चला कि वाकई उन्होंने मुझे सही जांचा है, सही तरीके से पढ़ा है। मैं एक कमजोर इंसान हूँ और फिर लीडरी का नशा एक लम्हे में चढ़ जाता है। जाहिर बात है भाई, लीडर जिसको कहते हैं उसका नशा ही बहुत होता है। इसीलिए वो मजाक कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं कि लीडरी का नशा क्या होता है। इस लम्हे के अंदर मुझे अपना वतन बहुत ही प्यारा मालूम होने लगा। अहले वतन की बेहिसी पर बड़ा तरस आया कि हमारे वतन वाले जो है वो कितने बेहस है, उसको सेंस ही कोई नहीं है, उस पर तरस आया। एक आवाज ने कहा कि इन बेचारों की बहबूद और रहनुमाई का जिम्मेदार तू ही है। यानी उसको ख्याल आया है, इसको उसको कोई आवाज आई है अपने अंदर ही अंदर कि इन बेचारों यानी वतन वालों की बात कर रहे हैं कि उसकी जिंदगी को सही तरीके से उसकी रहनुमाई की जिम्मेदारी आप पे है, तो आप जाके उसके लिए एक तकरीर लिख दे या कर दे। तुझे खुदा ने तदब्बर की कुव्वत बख्शी है। तदब्बर सोचो विचार को कहते हैं। हजार हाँ इंसान तेरे मुंतजर है, उठ के सैकड़ों लोग तेरे लिए माहिदर लिए बैठे हैं। माहिदर जो कुछ हाजिर हो, यानी वो कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग इस बात के मुंतजर है कि आपके दिल दिमाग में जो भी ख्याल आता है, जो कुछ भी आप करते हैं, तो हम आपके इंतजार में हैं, आप आए और हमें अपने ख्यालात से आगाह करें। चुनांचे मैंने मुरीदपुर की दावत कबूल कर ली, एक्सेप्ट हो गया जी। मैंने आना है और मैंने जलसे में तकरीर करनी है, और लीडराना अंदाज में बजरिए तार इतला दी कि 15 दिन के बाद फ्लाट ट्रेन से मुरीदपुर पहुंच जाऊंगा। स्टेशन पर कोई शख्स ना आए, हर एक शख्स को चाहिए कि अपने अपने काम में मसरूफ रहे। हिंदुस्तान को इस वक्त अमल की जरूरत है। ये उन्होंने अपने खत में लिख भेज दिया कि बस स्टेशन पे भी कोई नहीं आना, रिसेप्शन या इस्तकबालिये पर भी काम करे, क्योंकि हिंदुस्तान को अमल की जरूरत है। इसके बाद अब वो तैयारी करेंगे, अभी उसमें दिन है, तकरीर करने में दिन है, अब तकरीर की तैयारी करेंगे यहाँ से। अच्छा, इसके बाद जलसे के दिन तक मैंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अपने होने वाली तकरीर की तैयारी में सर्फ कर दिया। तरह तरह के फिक्रे दिमाग में सुबह शाम फिरते रहे। बेटा जैसे मैंने पहले बता दिया, तकरीर और मजमा और आप कह सकते हैं डाइस का बड़ा प्रेशर होता है। इसी चीज का खौफ होता है कि मैं कुछ गलत ना बोलूं, लिहाजा टेंशन, प्रेशर और घबराहट वो ज्यादा होती है जब आपको बताया जाता है कि आपने फलां जगह पे बात करनी है और स्पेशली तकरीर करनी है।
तो उनको भी यही था। अब उन्होंने कहा है कि मैं कहूँगा क्या, किस तरीके से मेरी बात होगी, तो वो सारा कुछ आगे चल के वो बता रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम भाई-भाई है। ये उसके दिमाग में फ़िक्रे आ रहे हैं, मुख्तलिफ के फ़िक्रे सुबह-शाम फिरते थे, उसकी बात वो कर रहा है। हिंदू-मुस्लिम शेर और शक्कर है। शेर और शक्कर कहते हैं मोहब्बत और भाईचारे के एक नमूने हैं। शेर और शक्कर आप मीठे को भी कह सकते हैं कि वो मिठास है उन दोनों में। हिंदुस्तान की गाड़ी के 2 पहिए हैं, मेरे दोस्तों, हिंदू और मुसलमान ही तो है। ये जो कामों में बंद किए गए ना, ये असल में उसकी वो बातें हैं, जो वो सोच रहा है। जिन कौमों ने इत्तेफ़ाक की रस्सी को मज़बूत पकड़ा, वो उस वक़्त तहज़ीब के निस्फ़-उन-निहार पर है। निस्फ़-उन-निहार का मतलब है उरूज और तरक्की, यानी जो इत्तेफ़ाक से रहते हैं, तो वही कौमें तरक्की करती है, जिन्होंने निफ़ाक और फूट की तरफ रुजू किया। फूट कहते हैं फ़साद को और निफ़ाक कहते हैं ना-इत्तेफ़ाकी को। रुजू किया, तारीख़ ने उसकी तरफ से अपनी आंखें बदल ली, वग़ैरह-वग़ैरह। ये ज़्यादातर वो कह रहे हैं कि जो लोग इत्तेफ़ाक से रहते हैं, तो वो कामयाब होते हैं, वो तरक्की के मनाज़िल तय करते हैं, और जो ना-इत्तेफ़ाकी और फ़साद और झगड़े से रहते हैं, तो तारीख़ ने अपनी आँखें उनकी तरफ बंद कर ली, या तारीख़ का हिस्सा वो नहीं बने। बचपन के ज़माने में किसी दर्स की किताब में सुना है कि 2 बैल रहते थे, एक जा। ये वो कहानी है 2 बैलों वाली, या इत्तेफ़ाक में बरकत है वाली कहानी है। तो वो भी उसके ज़हन में है कि वो भी उनको बताऊँगा कि भई इत्तेफ़ाक होता है तो क्या होता है, और ना-इत्तेफ़ाकी होती है तो उसका फिर क्या अंजाम होता है। तो कहानी भी उस वक़्त उसके ज़हन में आ रही थी। वाला वाक़या पढ़ा था, उसे निकाल कर नए सिरे से पढ़ा और उसकी तमाम तफ़सीलात को नोट कर लिया। फिर याद आया कि एक और कहानी भी पढ़ी थी, जिसमें एक शख़्स मरते वक़्त अपने तमाम लड़कों को बुलाकर लकड़ियों का एक गट्टा उसके सामने रख देता है और उनसे कहता है कि इस गट्टे को तोड़ो। वो तोड़ नहीं सकते। फिर उस गट्टे को खोल कर एक-एक लकड़ी को उन सब के साथ में दे देता है, जिसे वो आसानी से तोड़ लेते हैं। ये कहानी आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, इत्तेफ़ाक में बरकत है वाली, तो वो भी उसके दिमाग में आ रही है। इस तरह वो इत्तेफ़ाक का सबक अपनी औलाद के ज़हन नशीन करता है। इस कहानी को भी लिख लिया, तकरीर का आगाज़ सोचा। सो कुछ इस तरह की तमहीद मुनासिब मालूम हुई कि तमहीद कहते हैं आगाज़ को, यानी इस तरीके से मैं आगाज़ करूँगा, इस तरीके से मैं बात करूँगा, इस तरीके से मेरी तकरीर आगे जाएगी, तो उसकी तरतीबवार बात वो कर रहे हैं। प्यारे हमवतनों, कटा सर पे इतबार की चाह रही है। इतबार यानी बदकिस्मती, बदनसीबी। फलाकत समा अपनी दिखला रही है। फलाकत भी बदबख्ती, बदकिस्मती, बदनसीबी। नहूसत पसो पेश मुंडला रही है। नहूसत भी कहते हैं बदबख्ती को, पसो पेश कहते हैं आगे और पीछे। मुंडला रही है यानी फैल रही है। ये चारों तरफ से निदा आ रही है। निदा आवाज को कहते हैं, ये हर तरफ से निदा। ये वो अशार पढ़ेंगे तकरीर शुरू करने से पहले कि गुल कौन थे आज, कि कल कौन थे आज क्या हो गए तुम, अभी जागते थे अभी सो गए तुम। पहले तो आप लोग बहुत बहादुर थे और आपकी बहादुरी और भाईचारे के और इत्तेफाक के बड़े कारनामे मशहूर थे, और अब आप लोग क्या हो गए हो, ये नसीहत उनको की जाएगी। हिंदुस्तान के जिस मायानाज शायर यानी इल्ताफ हुसैन हाली पानीपती ने आज से कई बरस पेशतर ये अशआर कलम बंद किए थे। हम ये कह सकते हैं कि ऊपर के अशआर इल्ताफ हुसैन हाली के हैं। उसको क्या मालूम था कि जू-जू ज़माना गुज़रता जाएगा, उसके अलमनाक अल्फाज़ या दर्दनाक अल्फाज़ रोज़-बरोज़ सही तर होते जाएँगे। आज हिंदुस्तान की ये हालत है, वग़ैरह-वग़ैरह। ये तकरीर का हिस्सा है। ये जो है तो मैं उन लोगों को तकरीर में बताऊँगा कि भई इत्तेफ़ाक से रहे, वरना हलाक हो जाओगे, वरना गर्क हो जाओगे। इस तरीके से मैं बात करूँगा। अच्छा, इसके बाद सोचा कि हिंदुस्तान की हालत का एक दर्दनाक नक्शा खींचूँगा। इफ़लास, गुर्बत, बुग़्ज़ वग़ैरह की तरफ इशारा करूँगा। इफ़लास मुफ़लिसी को कहते हैं, गुर्बत आजिज़ी को कहते हैं, बुग़्ज़ हसद। और फिर पूछूँगा कि इसकी वजह आखिर क्या है? इन तमाम वजूह को दोहराऊँगा। वजूह वजह की जमा है। जितनी भी वजूहात हैं मैं उसको दोहराऊँगा, जो लोग अक्सर बयान करते हैं। मसलन गैर मुल्की हुकूमत, आब-ओ-हवा, मग़रिबी तहज़ीब, लेकिन इन सबको बारी-बारी गलत करार दूँगा कि कौन क्या वजह है? मुल्की हुकूमत है, हमारी आब-ओ-हवा है, या मग़रिबी तहज़ीब है, यानी मग़रब के तौर तरीके हमने अपनाए हुए हैं, वो वजह है। वो कह रहे हैं कि इन सबको मैं बारी-बारी दोहराऊँगा, लेकिन इन सबको बारी-बारी गलत करार दूँगा और फिर असल वजह बताऊँगा कि असल वजह हिंदू हिंदुओं और मुसलमानों का निफ़ाक है। निफ़ाक यानी ना-इत्तेफ़ाकी है। आखिर में इत्तेहाद की नसीहत करूँगा और तकरीर को इस शेर पर ख़त्म करूँगा। अंदलीब मिल के करे आहवज़ारियाँ। अंदलीब बेटा बुलबुल को कहते हैं, आहवज़ारी कहते हैं अफ़सोस और फ़रियाद को। तू हाय गुल पुकार मैं चल रहा हूँ हाय दिल। बुलबुल जो फूल का आशिक होता है, तो वो शायर कह रहा है कि मैं इस तकरीर को पे अपनी तकरीर
इस शेर पे अपनी तकरीर को खत्म करूंगा कि आप बुलबुल की फरियाद करें, अफसोस और फरियाद करें, और मैं अपने दिल की। तो इस शेर पे तकरीर का इख्तिताम हो जाएगा। अब ये तकरीर याद कर रहे हैं या तकरीर अपने साथ बना रहे हैं, अब जलसे में अभी तक गए नहीं है, देखते हैं कि क्या आगे वो क्या करते हैं। सफा नंबर 160। 10-12 दिन अच्छी तरह गौर कर लेने के बाद मैंने उस तकरीर का एक खाका सा बना लिया और उसको एक कागज पर नोट किया ताकि जलसे में उसे अपने सामने रख सकूं। वो खाका कुछ इस तरह का था, यानी स्केचेस उन्होंने बना दिए, हेडिंग्स उन्होंने अपने सामने रख दी कि पहले क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है और फिर क्या बोलना है। तमहीद अशार हाली, जिस तरीके से हमने पिछले उसमें पढ़े, कटा सर पे इतबार की चाह रही है, फलाकत समा अपना दिखला रही है, ये वाले अशार उन्होंने पढ़ने हैं। ठीक है। नंबर 2 पे उन्होंने दर्दनाक बुलंद आवाज और दर्दनाक आवाज से वो पढ़ेगा वो अशआर। हिंदुस्तान की मौजूदा हालत का जिक्र किया जाएगा कि हिंदुस्तान की मौजूदा हालत क्या है, इफलास है बहुत ज्यादा है, कौमी रहनुमा की खुदगर्जी ज्यादा है। तो दूसरे नंबर पे वो इस टॉपिक पे बात करेगा। तीसरे नंबर पे उसकी क्या वजह है, गैर मुल्की हुकूमत है, नहीं, क्या आबो हवा है, नहीं, क्या मगरबी तहजीब है, नहीं, तो फिर क्या, तो फिर क्या है, वक्फा। वक्फा थोड़ा सा वो रुकेगा जिसके दौरान मैं मुस्कुराते हुए तमाम हाजिरी जलसा पर एक नजर डालूंगा। वो कह रहा है कि जो मैं बात करूंगा तो वो मुझे दाद देंगे, मुझे शाबाश देंगे। उसका नक्शा खींचूंगा, फसादात वगैरह का जिक्र रिकत अंगेज आवाज में करूंगा। रिकत अंगेज कहते हैं दर्दनाक आवाज में, रोने के करीब वाली जो आवाज होती है। इसके बाद शायद फिर चंद नारे बुलंद हो, उसके लिए जहरा ठहर जाऊं, यानी लोग नारे लगाएंगे, मुझे शाबाश देंगे और वो कहेंगे कि वाकई आपने जो बोला है वो तो बहुत जबरदस्त है और बहुत अच्छे तरीके से आपने बोला है और आपने बात की है। और नंबर 5 पे है, नंबर 5 पे है खात्मा, आम नसाइह। नसाइह नसीहत की जमा है कि आम नसीहतें भी उनको करूंगा, कहानी भी उसको बताऊंगा और खुसूसियात इत्तेहाद की तलकीन उसको करूंगा कि किस तरीके से है। और फिर वो शेर है, अंदरी मिल के करे आह बजारिया, तू हाय दिल पुकार में चला हाय दिल। तो उस तरीके से बात होगी। इसके बाद इनकिसार के अंदाज में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाऊंगा और लोगों की दाद के जवाब में एक एक लम्हे के बाद हाजिरीन को सलाम करते रहूं। इनकिसार बेटा कहते हैं आजिज़ी को, यानी आजिज़ी के साथ मैं उनको उनसे बात करूंगा और एक एक को उसके जवाब दूंगा। अब स्क्रीन पे देख ले तो आप लोगों को घर का काम नजर आ रहा है। हमने रीडिंग की है सफा नंबर 155 से 160 तक, उसकी बुलंदखानी की है, उसके अल्फाज माने भी स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहे थे। फिर भी हाके की तारीफ और मुसन्निफ का तारुफ है, तो ये आप लोगों का आज का घर का काम है। तकरीबन टाइम हमारा पूरा होने वाला है और इस तरीके से नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी जब भी होगी, मैं कोशिश करता हूँ बेटा कि मैं नेक्स्ट क्लास भी आप लोगों के बगैर, क्योंकि ऑफिशियली हमें नहीं है कि आप लोग कल भी क्लास लेंगे, तो मैं इसी तरीके से एक लेक्चर बनाऊंगा और उस लेक्चर को भी अपने चैनल पे भी और आप लोगों के साथ आपके ग्रुप्स में भी शेयर करूंगा, तो आप लोग वहां से भी उसको देख सकते हैं। और उसमें भी बकिया ये सबक जो रहता है वो, और जो इसके सवाल और जवाब है वो भी उसमें शामिल होंगे, तो आप लोग उसको वहां से भी देख सकते हैं, अपने ग्रुप से भी या मेरे चैनल से भी आप उसको वो कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं 10 मिनट लेते हैं तो मैं आप लोग को दूंगा टाइम कि आप लोग उसके मुतालिक कोई भी सवाल और जवाब है तो आप लोग फिर मुझसे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आवाज और मेरी बात की समझ आ रही होगी। जिस तरीके से बात की जा रही है, स्पीड थोड़ा वजह इसलिए है कि 40 मिनट और 45 मिनट में इसको अटेम्प्ट करना होता है, हल करना होता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो बोलने का मकसद यही है कि आप लोगों को चीजें समझ आए। तो एक तो बोलने से हवाले से भी समझ है, लेकिन स्क्रीन पे भी मैंने इतनी मेहनत की है और स्क्रीन पे भी मैंने लिखा है, तो उससे भी आप लोग बखूबी समझ सकते हो।